Hello students, this is the third lecture of the chapter Indigo from your book Flamingo, and the chapter has been written by Louis Fisher. In the previous lecture we discussed that Rajkumar Shukla, the peasant, insists Mahatma Gandhi to come to Champaran with him, and Mahatma Gandhi, after finishing all his appointments, he also agrees to come with Rajkumar Shukla to Champaran. Now they are in Patna. अभी वो लोग पटना में हैं. From there, Mahatma Gandhi decides to go to Muzaffarpur to gather some information. And now he is in Muzaffarpur, and some of the professors, some of the local professors, helps him to stay with him or to give information about him. And now we will continue the rest of the chapter. Now, the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. गांधी जी के आने की खबर और उनका एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, है ना. गांधी जी के आने की खबर और उनका पर्पस, उनका उद्देश्य, इसकी खबर जो थी ना वो आग की तरह मुजफ्फरपुर में भी फैल गई और चंपारण में भी फैल गई. चारों तरफ उनके आने की खबर फैल गई थी. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. और ये sharecroppers के लिए समझो एक खुशी की लहर थी, है ना. और इसीलिए sharecroppers दूर दूर से पैदल अपने फुट पे वहाँ तक गांधी जी से मिलने के लिए चले आ रहे थे. कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन. कोई पैदल चला रहा है, जिसको जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, जिसको जो व्यवस्था मिल रही है आने की, जो ज़रिया मिल रहा है आने का, वो उससे क्या कर रहे हैं. जो जितने शेयर क्रॉपर्स थे वो सब गांधी जी से मिलने के लिए चले आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है. अभी तक कोई उन पर ध्यान भी नहीं दे रहा था. वहाँ के एडवोकेट उनके साथ थे नहीं थे, इसका कोई यू कैन से कोई मतलब नहीं था, यूजलेस था वो. ठीक है, तभी तो राजकुमार शुक्ला डेस्परेट होकर के गांधी जी से मिलने के लिए आता है, और उसको पता था कि वो यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं या कि और कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा है. जिस तरीके की मदद वो लोग चाह रहे थे, है ना, कोई स्ट्रॉन्ग वैसा कोई लीडर होना चाहिए था उनके लिए बोलने वाला, और अब उनको वो लीडर मिल गया. तभी तो ये जो खबर थी वो चारों तरफ फैल गई है. और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि गांधी जी, क्योंकि जो लोग गांधी जी का नाम सुने होंगे वो लोग को पता था कि गांधी आ रहे हैं इनकी मदद करने के लिए, आए हैं इनकी मदद करने के लिए. तो एक चारों तरफ एक क्या बोलते हैं, भूचाल वाला माहौल था. ठीक है. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. अब क्या हुआ कि लॉयर्स में भी खलबली मच गई. ठीक है, अभी तक जितने भी लॉयर्स थे हेल्प तो कर रहे थे उनकी, लेकिन किस तरीके से हेल्प कर रहे थे वो तो आप देखे और आगे भी देखोगे. ठीक है, तो वहाँ के जो लॉयर थे मुजफ्फरपुर के, वो गांधी जी को बुलाते हैं ब्रीफ देने के लिए. ब्रीफ का मतलब होता है जो भी चीज़ें चल रही है उसको शॉर्ट में बताना, एक संक्षिप्त वर्णन करना. ठीक है, उसके लिए वो बातें बताने के लिए कि क्या चल रहा है, मामला क्या है, मसला क्या है, ये बताने के लिए उनको वहाँ के मुजफ्फरपुर के लॉयर्स गांधी जी को बुलाते हैं. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब क्या होता है, वो लोग क्या बताते हैं, वहाँ जाके गांधी जी को क्या पता चलता है कि बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जल्दबाजी में. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जो कोर्ट की बात हो रही है, जहाँ पे सुनवाई होती है, यानी दे कौन है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है. जो ब्रिटिशर्स हैं वो पेजेंट ग्रुप को कोर्ट में बहुत जल्दी बुलाते हैं. मतलब वो लोग टाइम नहीं देते हैं, बातें नहीं सुनते हैं, है ना, उनको बोलने का मौका तक नहीं देते हैं. एक के बाद एक केस को सुनते हैं और क्या करते हैं, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस. खुद ही बता देते हैं उनको केस के बारे में, और रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और अपना फीस बता देते हैं. फीस का मतलब कॉम्पनसेशन बता देते हैं कि फार्मर को इतने पैसे भरने हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे सभा लगी है, सुनवाई होने वाली है. यहाँ पावर में उस टाइम पे कौन था, इंग्लिशमैन, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं. उस टाइम पे लॉर्ड होते थे, जो जजेस होते थे वो लोग भी फॉरेनर मतलब ब्रिटिशर्स होते थे. तो वहाँ पे जस्टिस देने वाला ही जब दूसरी कंट्री का है तो वो थोड़ी ना वहाँ पे जस्टिस देगा. और भी जो भी लोग थे, तो पूरा कंट्री ही हमारा रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स था, तो वहाँ उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था. तो एक पेजेंट आया,
उसको वो बेचारा इससे पहले कि अपनी कोई बात बोले, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, हाँ तुमको तुम्हारा इतना ज़मीन है ना, हाँ तुम्हारा ऐसा है ना, तुम इतने क्रॉप्स है, तुमको इतने पैसे देने हैं और निकलो। इसके अलावा वो लोग उनकी बात कुछ सुनते ही नहीं थे, ठीक है। बस ये बता देते थे कि तुम्हारा इतना पैसा है, तुमको जमा करना है, तुम्हारे ये कॉम्पनसेशन है, तुम्हारे ये भुगतान है, तुम भरो और यहाँ से जाओ, तुमको इतना भरना है, जाओ, तुमको इतना दिन का टाइम दिए, पैसे लेकर के आओ, तुम्हारा ज़मीन फ्री। तो इस तरीके का क्या चल रहा था वहाँ पे, माहौल था, अजीबोगरीब माहौल था, ठीक है। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ये सब सुने गांधी जी, सुने सुने सुने। उसके बाद सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया, वहाँ के लॉयर्स को क्या लगाई, उन पे बरसे, बरसे का मतलब उनको झड़प लगाई, डांट लगाई, स्कोल्ड किया। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद इंडियंस थे जो लॉयर्स थे, और वो शेयर क्रॉपर की मदद करने के बजाय शेयर क्रॉपर से क्या कर रहे थे, अच्छी खासी अमाउंट फीस ले रहे थे, ठीक है। अपना उनका जो भी चार्जेस होगा वो लोग इस समय का मौके का फ़ायदा उठा करके वो लोग और भी ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे थे, जबकि उनका कर्तव्य क्या था कि ये लोग बेचारे किसान हैं, मजबूर हैं, ये लोग के लिए अगर वो लोग एकजुट होकर के भी लड़ते तो बात कुछ और होती, या इनसे कम भी पैसे ले सकते थे या नहीं भी ले सकते, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, मतलब सेल्फलेस होकर के एक बार काम कर सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बजाय वो लोग अच्छी खासी फीस फार्मर्स को चार्ज कर रहे थे। तो फार्मर्स तो दो तरफ से बेचारे मार खा रहे थे। पहला उधर कॉम्पनसेशन भी देना था अपने लैंड को फ्री कराने के लिए, उस रेंट से बचने के लिए, दूसरा ये लोग को लॉयर को भी फ़ी भरना पड़ रहा था। तो ये दोनों सिचुएशन क्या हो गई थी, किसान के लिए बहुत भारी हो गई थी। यही सब बौखलाहट देख करके, यही सब खलबलाहट से क्या हो गया, वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास दौड़ करके जाता है। नाउ ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। बहुत सुने महात्मा गांधी, अब उनका जो क्षमता होती है उनकी सुनने की वो ख़त्म हो गई थी, वो जवाब दे रही थी। अब वो बोलते हैं बहुत हो गया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम लोग अब लॉ कोर्ट नहीं जाएंगे, कोई भी अब लॉ कोर्ट नहीं जाएगा। ये जो पेशी हो रही है, सुनवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ये होगी ही नहीं। जब पेजेंट्स के कोर्ट में पहुंचेंगे ही नहीं तो उनके अमाउंट, उनका जो फीस है, वो उनको जो कॉम्पनसेशन देना है वो तय ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो लोग नहीं जाएंगे, एक एक करके वहाँ जाना बंद करो, ठीक है। अब देखो, एक होता है कि किसी ग्रुप में जा कर के एक अपनी बात को बोलना, तो वहाँ यूनिटी दिखाई देती है। ये इंग्लिश इतने चालू थे, ये इंग्लिश मैन, ये लोग ग्रुप में आने ही नहीं देते थे, ये लोग यूनिटी दिखने ही नहीं देते थे। ये लोग इंडिया में भी डिवाइड एंड कनकर वाला चीज़, डिवाइड एंड रूल, वो उस चीज़ को क्या किए थे, फॉलो करके, या फूट डालो राज करो, वो चीज़ को लागू कर दिए थे बाद में भी। लेकिन यहाँ पे भी वो लोग वही कर रहे थे, ये लोग यूनिटी कहीं देख ही नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग किसानों को एकजुट करके कोर्ट में भी खड़ा नहीं होने देते थे, ठीक है। जो देखते थे थोड़ा नॉलेजेबल है उससे कम फी लेते थे, जो देखते थे ज़्यादा है, नॉलेजेबल, बिल्कुल ही नॉलेजेबल नहीं है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा नहीं है, उससे उसके ठेंगा लगवा लेते थे, ज़मीन नाम करवा लेते थे, उसको 10 तरीके का कानून पढ़ा देते थे और फीस चार्ज कर लेते थे। मतलब हर तरीके से लूटने की तैयारी में वो लोग हड़प लेते थे। तो हर तरीके से उनको क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे किसानों को, ठीक है। और ये लोग यूनिटी बिल्कुल नहीं दिखाने देते थे। तो इसीलिए गांधी जी बोलते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम लोग अब लॉ कोर्ट जाएंगे ही नहीं। लॉ कोर्ट जाने का मतलब है कि एक एक करके पेजेंट्स को अंदर बुलाया जाएगा, पेजेंट्स को एक एक करके अंदर बुलाया जाएगा, वो लोग वहाँ कुछ बोल नहीं पाएंगे। जब ग्रुप में होता है तो उनका एक लीडर होता है, वो वहाँ जाके अपनी बात रखता है या सबकी बात एक साथ रखता है, लेकिन ये लोग ये करने ही नहीं देते थे, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी बोलते हैं कि अब हम लोग लॉ कोर्ट नहीं जाएंगे। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। इन सारे केसेस को अगर कोर्ट लेकर के जाओ तो इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। डज लिटिल गुड, इससे बहुत कम फ़ायदा होता है, नुकसान ही है वहाँ जाने से, ठीक है। और इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, the law courts are useless. गांधी जी एक बात बोलते हैं कि कोर्ट एक ऐसा जगह हो जाता है ना किसानों के लिए, जहाँ किसान बहुत क्रश्ड हो जाते हैं, मतलब उनको मसल दिया जाता है, ठीक है। वो लोग वहाँ जाके टूट जाते हैं, क्योंकि हर जगह पढ़े लिखे लोग बैठे हुए रहते हैं, हर जगह एडवोकेट, लॉयर, जज, मैजिस्ट्रेट, है ना, सब वहाँ पे क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब एक बेचारा किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो वहाँ जाता है, दूसरी चीज़ वो कमज़ोर है,
उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब कुछ नहीं है। तीसरी चीज़, ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार है वो उन्होंने अपने आंखों से देखा हुआ है, तो वहाँ जाने के बाद ये सब चीज़ क्या होती है, उन पर हावी हो जाती है, और ये हावी होने की वजह से जो बात उनको रखनी है वो भी वो डर से नहीं रख पाते हैं, तो वो लोग फियर स्ट्रिकन हो जाते हैं। फियर स्ट्रिकन का मतलब डर से भर जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो लोग पूरी तरीके से बेचारे लोग डर जाते हैं और लॉ कोर्ट में जाकर के क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, किसी काम के नहीं, वहाँ उनका जाना किसी काम का नहीं रह जाता है। लॉ कोर्ट इंसान क्यों जाता है, जस्टिस के लिए जाता है, न्याय के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वो जाकर के इतना डर जाते हैं कि अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं। और इन लोग को क्या करता है, सब बात करते 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 इतने कानून पढ़ा देते हैं कि ये लोग मसल दिए जाते हैं, ठीक है, इनकी बात को कोई सुनता ही नहीं है। The real relief for them is to be free from fear. इनके लिए सबसे पहली राहत तो ये होगी कि इन लोग को डर से छुटकारा दिलाया जाए। इनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात ही यही होगी कि सबसे पहले क्या करना है, इनका डर खत्म करो, इनमें डर ही नहीं होना चाहिए। ये अपने ही देश में अपनी सच की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने में भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है, अपने लिए आवाज़ उठाने की। तो ये कब होगा, जब डर खत्म होगा, है ना। तो सबसे बड़ा रिलीफ, सबसे बड़ी राहत क्या होगी महात्मा गांधी के लिए या सबके लिए, कि इनके अंदर से डर निकालो, ठीक है। नाउ अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी तो कहानी क्या था कि मुद्दा जो था ना, जो मेन पॉइंट है, जो मेन मसला है वो ये था, और अभी कहानी इसकी चारों तरफ ऐसे से घूम रही है, ठीक है। अभी तक हम लोग पॉइंट पे पहुँचे ही नहीं हैं। क्यों किसान कोर्ट जा रहे हैं, क्यों उन लोग को कॉम्पनसेशन भरना पड़ रहा है, क्यों जो एडवोकेट्स हैं जो वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं या उन लोग से फीस चार्ज कर रहे हैं, या क्यों राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को वहाँ बुलाकर लेकर आया है। तो ये सब सवालों का जवाब अभी इस मुद्दे में, जिस चीज़ को अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक ये बात हम लोग जाने ही नहीं, अभी तक हम लोग को ये बात मालूम चली ही नहीं है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। बस हम लोग इतना जान रहे हैं कि इंडिगो शेयरक्रॉपर्स परेशान हैं, वो लोग को किसी तरीके का कॉम्पनसेशन भरना पड़ रहा है, और इसी वजह से वो लोग लॉयर हायर किए हैं, और वो लोग लॉयर हायर किए हैं तो लॉयर भी उनसे बहुत फीस ले रहे हैं। और राजकुमार शुक्ला यही सब चीज़ों को देख करके महात्मा गांधी के पास गए हैं। महात्मा गांधी अब उन लोग को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन मुद्दा कहाँ है और क्या है। Most of the arable land in the Champaran districts were divided into large estates. चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादातर लैंड है, एरेबल लैंड का मतलब खेती करने योग्य, ठीक है, जो कुछ लैंड होते हैं ना, जैसे कमर्शियल लैंड होते हैं, कुछ जनरल होते हैं, है ना, जो घर वर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ एरेबल एग्रीकल्चर लैंड होता है जिस पे सिर्फ खेती की जाती है ना। तो एक होता है जीएम लैंड बोलते हैं जिसको, तो उसी तरीके से अलग अलग तरह का लैंड होता है। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो एरेबल लैंड है, ठीक है, वो ज़्यादातर एरेबल लैंड को क्या किया गया है, बड़े बड़े जागीरों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एस्टेट का मतलब होता है जागीर, एस्टेट, बड़े बड़े जागीरों में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और ये जागीर के मालिक कौन थे, सब इंग्लिशमैन थे, यानी ब्रिटिशर्स थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पर कौन काम करता था, इंडियन किराए पे काम करते थे, यानी कि वहाँ के किसान उस पर काम करते थे, वो भी किराए पे, मतलब अपने ही देश का, अपना ही लैंड, उसका मालिक कौन, इंग्लिशमैन, इस जागीर के मालिक कौन, इंग्लिशमैन, और उस पर बेचारे काम कौन कर रहे हैं, इंडियन टेनेंट्स, ठीक है। ये जो एस्टेट है ये ओन्ड बाय इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिशर्स। ये अभी तक की वहाँ पे चंपारण की स्थिति थी, सिचुएशन था, ठीक है। अब द चीफ क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ पे जो मेन, चीफ का मतलब होता है मेन, कमर्शियल का मतलब होता है जिससे ट्रेड किया जा सकता है, जिससे व्यापार किया जा सकता है, ठीक है, औद्योगिक, कमर्शियल,
ठीक है। कमर्शियल का क्रॉप कौन था? इंडिगो। कमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक, है ना, जिससे ट्रेड किया जा सके, जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, वैसे क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। तो व्यावसायिक क्रॉप कौन था वहाँ पे? व्यावसायिक फसल कौन था वहाँ पे? इंडिगो था, चंपारण के लिए, ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो। और इतना तो था ही, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग इंडियन टेनेंट को कंपेल किए थे। कंपेल का मतलब मजबूर कर देना। वहाँ के ही लैंडलॉर्ड्स, सोचो इंडियन लैंडलॉर्ड्स ही, ठीक है। इंग्लिश तो थे ही, वो लोग भी थे, ऐसा नहीं कि इंडियंस नहीं करते थे। इंडियन लैंडलॉर्ड्स भी वही काम करते थे जो ब्रिटिश करते थे, ठीक है। सारे नहीं लेकिन मोस्ट। तो वो लोग क्या करते थे, बेचारे किसानों को, इंडियन टेनेंट्स को, जो किराएदार थे, उनको क्या करते थे, मजबूर कर देते थे कि उस पर वो लोग को 3/20 और या तो 15%, वो लोग जो कुछ भी लगाएंगे उस खेत में, वो लोग जो कुछ भी उगाएंगे उसके साथ साथ उनके लैंड में 15% इंडिगो या 3/20, अगर मान लो कि एक खेत है तो उसका जो इतना हिस्सा होगा, इस फ्रैक्शन में वो लोग क्या लगाएंगे, इंडिगो ही उगाएंगे, यानी 15% उनके खेत में इंडिगो की ही खेती वो लोग करेंगे, ठीक है। ये नियम था, वो लोग को मजबूरन ये करना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और तो और ये लोग एक तो मजबूर होकर के, ज़बरदस्ती किसी के अंडर, है ना, 15% इंडिगो उगाएंगे और ये 15% का पूरा हार्वेस्ट, जो भी खेती, जो भी निकलेगा इससे, वो सारा का सारा कटने के बाद क्या होगा, वो सरेंडर कर देंगे, ठीक है, उसको सौंप देंगे। किसको? एज रेंट, एज किराया। वो लोग उसमें से कुछ भी नहीं रख सकते हैं, 15%, ठीक है। तो ये उनको क्या करना होगा, ब्रिटिशर्स को या इंग्लिशमैन को या लैंडलॉर्ड को ये इंडिगो सौंप देना होगा। ये लोग इसमें से कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो ये सिचुएशन वहाँ चल रही थी, ये ज़बरदस्ती चल रही थी वहाँ पे, ठीक है। किसी को मजबूर किया जा रहा था, वहाँ जितने किसान थे उनको ऐसा करने के लिए, ठीक है। नाउ दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये काफ़ी दिनों से, बहुत लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट से चला आ रहा था। अब लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ। ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम जो थी वो 1793 में इंडिया में आ गई थी, ठीक है। 1793 में ये आया था ज़मींदारी सिस्टम। इसके तहत क्या करना होता था कि जो लैंडलॉर्ड होते थे उन लोगों को 10/11, ठीक है, 10/11 पार्ट ये देना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और 1/11 पार्ट कौन रखता था? लैंडलॉर्ड रखते थे, ठीक है। तो इस समय ये जितना भी इंडिया का लैंड था, ज़्यादातर लैंड वो सब लैंडलॉर्ड का था, और उसी समय से ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था, और उसी समय से जो शेयर क्रॉपर्स थे वो भी उन्हीं समय से चले आ रहे थे। उसी समय से ये लोग, जितने किसान थे उनके पास खाने पीने के लिए या ज़मीन नहीं थी खेती करने के लिए, तो उसी समय से वो लोग क्या कर रहे थे, एज अ शेयर क्रॉपर काम करते आ रहे थे। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इस पर क्या कर लिया, अपना इसी सिस्टम को चालू रखा। बस अब मालिक लैंडलॉर्ड्स की जगह इंग्लिशमैन हो गए हैं, तो वो लोग ज़बरदस्ती अब इंडिगो उगवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम था वो चला आ रहा था, और वो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट के हिसाब से ज़मींदारी सिस्टम काफ़ी दिनों पहले से थी इंडिया में, और बस अब लैंडलॉर्ड की जगह इंग्लिशमैन मालिक हैं ज़मीन के, और ये लोग ज़बरदस्ती क्या करा रहे हैं, किसानों से इंडिगो उगवा भी रहे हैं 15% लैंड पे, और उसका कुछ इनको हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं, वो भी उनको ज़बरदस्ती वही लोग रख लेते हैं, सरेंडर करना पड़ जाता है, ठीक है। उसको दान, मतलब एज अ रेंट उनको छोड़ना पड़ जाता है, उसको सौंप देना पड़ता है, ठीक है।
नाउ अब क्या हुआ, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पेजेंट्स। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था जो इंडिया में इतने दिनों से चला आ रहा था और ब्रिटिश के आने के बाद और भी ये सप्रेसिंग हो गया था, तो ये उनके लिए काफ़ी अर्कसम था, यानी कष्टदायी था शेयर क्रॉपर्स के लिए। अर्कसम मीन्स कष्टदायी, ठीक है। तो ये किसानों के लिए जो अरेंजमेंट था, ये जो अनुबंधन था, ये बहुत ही कष्टदायी था। और सॉरी आई स्किप्ड अ पैराग्राफ, सॉरी। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स, अभी तो यहाँ तक किए हम लोग, ठीक है, कि ये काफ़ी लंबे समय से ये अग्रीमेंट, बहुत पुराने अग्रीमेंट के हिसाब से ये चला आ रहा था कि लैंड जो शेयर क्रॉपर्स होंगे वो इंडिगो उगाएंगे 15% पे और वो उसको सौंप देंगे एज अ रेंट। ये बहुत लंबे समय के अग्रीमेंट से चल रहा था। नाउ प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स, और अभी का सिचुएशन क्या है, द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। लेकिन अभी ये तो पुराना था, पुराना, वो बहुत पुराने समय से इंडिगो उगा रहे थे अपने लैंड में ज़बरदस्ती। अब क्या हो गया कि जो लैंडलॉर्ड थे उनको पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो उगने लगा है, मतलब इतना खेती वेती करने का ज़रूरत नहीं है, सिंथेटिक इंडिगो उगने नहीं, सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा है, ठीक है। तो ये बात किसको मालूम हुई, लैंडलॉर्ड, जो यहाँ पे किसानों से मजबूरी में इंडिगो मजबूरन इंडिगो उगवा रहे थे। अब उनको ये बात मालूम चली कि जर्मनी में सिंथेटिक आर्टिफिशियल तरीके से इंडिगो को बनाया जा सकता है। तो अब इनको इंडिगो उगाने की ज़रूरत तो है नहीं, जब इनको ऑलरेडी बना बनाया चीज़ आर्टिफिशियल तरीके से मिल जा रहा है, तो इनको ज़रूरत नहीं थी इंडिगो उगाने की। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. तो इन्होंने क्या बदमाशी की कि इनका तो रेंट कम हो जाएगा, है ना। अब इन्होंने क्या किया, 15% जो इंडिगो ये लोग दे रहे थे, सौंप दे रहे थे, तो वो तो एज अ रेंट था, है ना, कुछ तो ये लोग दे रहे थे। लेकिन अब इंडिगो नहीं उगाएंगे तो पूरे के पूरे खेत पे क्या होगा, जो किसान चाहते हैं वही खेती करेंगे। तो ऐसा ये लोग देख नहीं पाए, ऐसा करते ये लोग देख नहीं पाए, ये लोग अपनी शैतानी बुद्धि लगाए और बोले कि अब तुम लोग ये जो 15% जिस पे पहले तुम लोग इंडिगो उगा रहे थे, अब उसको अगर तुम लोग रिलीज़ कराना चाहते हो, उससे छुटकारा पाना चाहते हो उस अग्रीमेंट से, तो तुमको क्या करना होगा, कॉम्पनसेशन भरना होगा, तुमको मुआवजा भरना होगा। किसको, इंग्लिशमैन को। तब जाकर के वो ज़मीन तुम्हारी छूटेगी और तुम उस पर अपने मर्जी का खेती कर पाओगे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये इन्होंने क्या किया, अग्रीमेंट को, क्योंकि वहाँ के जो पेजेंट्स थे वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि अग्रीमेंट को घुमा दिया, ठीक है। बात सिर्फ इतनी थी कि तुम 15% इंडिगो उगाओगे और वो लोग ब्रिटिशर्स रख लेंगे, इंग्लिशमैन रख लेंगे एज अ रेंट, तुम पे कर देना उसको, ठीक है, सौंप देना उसको। बात यहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि इंडिगो अब आर्टिफिशियल तरीके से उग रहा है, इंडिगो अब इनको उगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से मिल जा रहा है, तो इनको अब इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब किसान को ये सप्रेस कैसे करे, परेशान कैसे करे। तो और लालच में, और कमाने की लालच में ये लोग अब किसान को बोले कि तुम लोग अगर वो जो 15% लैंड था जिस पे तुम लोग इंडिगो उगा करते थे, तो वो तो तुम लोग हम लोग को भरते थे ना, अब तो तुम लोग हम लोग को कुछ भी नहीं दोगे, तो उससे अच्छा है कि उस लैंड को तुम लोग रिलीज़ कराओ हम लोगों से, क्योंकि वो कायदे से हमारा है और हम लोग उसके मालिक हैं, क्योंकि वो हम लोग एज अ रेंट लेते थे, तो उसको उससे छुटकारा पाने के लिए तुम लोग हम लोग को मुआवजा भरो। और यही मुआवजा कोर्ट में हर दिन क्या होता था, तय होता था। एक एक करके किसान को बुलाते थे और उसका मुआवजा तय करते थे, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसको बता देते थे और वहाँ से भेज देते थे। और लॉयर्स क्या करते थे, वहाँ जा कर के किसान की तरफ से बोलते थे कि हाँ इतना ये नहीं दे पाएगा, इसका इतना लैंड है, इस हिसाब से इसको कितना भरना पड़ेगा, यही सारी चीज़ें वहाँ लॉयर जा कर के करते थे। लेकिन जो कि किसी फ़ायदे का था नहीं, वहाँ के लॉयर्स कुछ कर नहीं पा रहे थे। और तो और वो किसानों से क्या करते थे, पैसे भी लेते थे। यही सब देख करके राजकुमार शुक्ला क्या होता है, परेशान हो जाता है और वो जानता है कि अन्याय हो रहा है हमारे साथ, इसीलिए वो गांधी जी के पास भागता है, उनको बुला के लाता है और अपने गांधी जी को अपना लीडर के जैसा वहाँ पे क्या करता है, खड़ा करता है। बात यहाँ तक आई थिंक आपको अब जा कर के जो मेन चैप्टर जो जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा था वो ये क्रॉप है, वो ये अग्रीमेंट है, और वो आपको आई गेस समझ में आ गया होगा।
Now, the sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. तो ये जो शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट जो चला आ रहा था और उसके बाद जो अभी ये लोग नया अग्रीमेंट बना रहे थे, उसके हिसाब वो बहुत ज़्यादा क्या था, irksome था, किसानों के लिए बहुत कष्टदायी था और उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था, है ना। उनके लिए ये इतना सह पाना, इतना सारा कुछ एक ही बार में, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए पीड़ा वाली बात थी, ठीक है। इसीलिए कुछ तो बेचारे जिनको नहीं समझ में आया, कुछ जो लोग पहले कोर्ट में चले गए, जिन लोग के लॉयर स्ट्रांग नहीं थे, वो लोग विलिंगली क्या किए, साइन भी कर दिए कि चलो कम से कम अपने खेत पे खेती तो कर सकेंगे 15% पे, थोड़ा और पैसा कमा लेंगे, कुछ यही सारी चीज़ें सोच करके वो लोग क्या किए, अपनी मर्जी से, विलिंगली का मतलब मर्जी से, गांधी जी के आने से पहले ही वो क्या किए, कुछ लोग सिग्नेचर कर दिए अग्रीमेंट पे, ठीक है। Those who resisted engaged lawyers, the land lawyer hired thugs. अब क्या किए, कुछ लोग मना कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, ठीक है। कुछ किसान तो नहीं तैयार थे मुआवजा भरने के लिए, तो ये लोग क्या किए, लॉयर को हायर किए, ठीक है। अब ये जो लॉयर को हायर किए तो लैंडलॉर्ड क्या किए, गुंडे बुला लिए, ठग्स को बुला लिए, ठीक है, कि इसको भी पीटो और इसको भी पीटो जो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, और मारपीट से अब पैसे लाओ, डराओ धमकाओ, लेकिन अब पैसे इसी तरीके से निकलवाएंगे। जो लोग मर्जी से साइन किए हैं वो लोग तो पैसे दे देंगे, जो लोग मना कर रहे हैं उन लोग को लिए ठग हायर किए, ठग का मतलब हिंदी में ठग ही होता है, लेकिन गुंडे हायर किए वो लोग को मारने पीटने या धमकी देने के लिए। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. इसी बीच क्या होता है कि सिंथेटिक इंडिगो वाली बात, अभी तक जो जिस किसानों से ये लोग कॉम्पनसेशन मांग रहे थे, कि इन लोग का कहना था कि हम लोग तुमको अब सिंथेटिक इंडिगो, अब हम तुम लोग को इंडिगो उगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग का जो 15% जिस पे तुम लोग इंडिगो उगाते थे ना, जाओ तुम लोग को मुक्त किए उससे, ठीक है, तुम लोग बस उसके लिए क्या करो, उस लैंड को वापस पाने के लिए कॉम्पनसेशन दो और अपने लैंड को छुड़ा के ले जाओ। ये लोग सिंथेटिक इंडिगो का बात ही जिक्र भी नहीं किए किसानों से। अब क्या हुआ, इस बीच फैलते 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 सिंथेटिक इंडिगो वाली बात पहुंच गई किसानों के पास, जो किसान साइन कर चुके थे अपनी मर्जी से और कॉम्पनसेशन भर चुके थे। कि बात था कि पुराना अग्रीमेंट के हिसाब से इन लोगों को सिंथेटिक इंडिगो उगाना था, पुराने अग्रीमेंट के हिसाब से ये लोग को इंडिगो उगाना था अपने 15% लैंड पे। अब जब इंडिगो उगेगा ही नहीं तो लैंड ऑटोमेटिकली इन लोग का हुआ, उस पर ये लोग कुछ भी खेती कर सकते हैं, लेकिन ये लोग ये बोल करके वो लोग को लैंड वापस कर रहे हैं कि हम लोग तुमको छुटकारा दे दिए, अब तुम अपना लैंड हम लोगों से ले लो, तुमको 15% हर बार सरेंडर करने का ज़रूरत नहीं है, तुम उस पर अपनी मर्जी का खेती करना, लेकिन बस इतना कॉम्पनसेशन भर दो। लेकिन अब जाके असली बात पता चली कि इन लोग को तो इंडिगो का अब ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए ये लोग हम लोग को इंडिगो उगाने से मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग हम लोग पे कोई मेहरबानी कर रहे हैं और हम लोग को फ्री कर दे रहे हैं, नहीं, इन लोग को अब सिंथेटिक इंडिगो मिल गया है, ये लोग को हम लोग से इंडिगो का ज़रूरत है ही नहीं, तो इसीलिए वो 15% लैंड ये हम लोग को क्या कर रहे हैं, उस पर अपनी मर्जी का खेती करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते जो किसान पैसे भर चुके थे या जो मान गए थे पैसे भरने के लिए, उन लोगों तक पहुंची। अब वो लोग अपने पैसे वापस चाहते थे कि तुम लोगों ने हम लोगों के साथ क्या किया है, धोखा किया है, हमारे पैसे वापस दो, ठीक है, क्योंकि ये तो गलत है ना। उन लोग को समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स ने, लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उनके साथ धोखा किया है, गलत किया है, तो इसीलिए वो लोग अब अपने पैसे वापस चाहते थे। नाउ so I hope you have got all the points, I hope you have got all these things clear in your head कि मेन सिचुएशन क्या थी, किस तरीके से पुराना अग्रीमेंट क्या था, प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी, और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा जो स्टोरी है, क्यों गांधी जी आए, क्यों राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी को यहाँ लाना एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें, ये मेन मुद्दा जो था। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है कि प्रॉब्लम क्या थी,
अब देखेंगे कि गांधी जी इसके सोल्यूशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हैं एंड हाउ ही गॉट the sharecroppers, how he fought for the sharecroppers and for their justice, उनके न्याय के लिए वो किस तरीके से लड़े, and he how he was he able to get their compensation back, क्या वो इसमें सफल होते हैं उनके compensation को वापस दिलाने में, या फिर what happens next we will see it in the next lecture and we'll continue this chapter in the next lecture. Thank you.